एवरीवन, सो आज से हम यूजीसी नेट की पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यूजीसी नेट प्लस गेट पीवाईक्यू दोनों के दोनों ही करवा रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से करिए। और मैंने सारे के सारे वही टॉपिक उठाए हुए हैं जो मुझे लगता है कि ये तो 101% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग आरएसए एल्गोरिथम इफ p इक्वल टू 13, क्यू क्या है 5 दिया, e क्या है 7 है, और हमें क्या निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, साइफर वैल्यू दी हुई है 6। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो आरएसए एल्गोरिथम है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका 18 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। तो ये जो आरएसए निकालने का फॉर्मूला है ना, वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। सो आरएसए निकालने के लिए हमें 3 स्टेप्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 स्टेप्स लगते हैं। सो सबसे पहले जो पी एंड क्यू है वो इसमें क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। फिर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? एन इक्वल टू पी इंटू क्यू। फिर क्या निकालते हैं, फाइव एन निकालते हैं, फाइव एन पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस में वन, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, ई मल्टीप्लाई डी मोड फाइव एन। इसका मोड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं, अब हम ये वाले स्टेप लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, p इंटू क्यू करेंगे। तो p क्या है आपका, यहाँ पे p क्या है 13 है और q क्या है 15। सो यहाँ पे n कितना आ जाएगा 65, ओके। फिर सेकेंड स्टेप है यहाँ पर, सेकेंड क्या निकालना है, 5n निकालना है। 5n कैसे निकालना है, p माइनस वन कितना हो गया 12 एंड q माइनस वन 5 माइनस वन कितना हो गया 4। तो ये कितना आ जाएगा 48, ठीक है। सो 5n भी हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर e की वैल्यू 7 पुट करके हम d निकाल लेंगे। सो e क्या है 7, फिर क्या है d हमें निकालना ही है, और 5n कितना दे रखा है यहाँ पे 48, क्या है मोड कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे d की वैल्यू क्या रखें कि हमारा जो मोड है वो 1 आ जाए। अगर हम किस 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम करेंगे 7 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। सो 49 मोड 48 इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। सो 1 की वैल्यू आ गई। तो हमने d की यहाँ पे क्या वैल्यू रखी है, जिससे कि हमारा जो है मोड 1 आ गया, क्या वैल्यू रखी है 7 रखी है, ठीक है। सो यहाँ से d की वैल्यू निकल गई है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर दो फॉर्मूले और देखिए, प्लेन टेक्स्ट निकालने के और साइफर टेक्स्ट निकालने के, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट के। सो प्लेन टेक्स्ट को मैं यहाँ पे P से डिनोट कर लूंगी और साइफर टेक्स्ट को मैं यहाँ पे C से डिनोट कर लूंगी, ठीक है। फिर देखिए प्लेन टेक्स्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट हम निकालते हैं जैसे साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके मोड n, ठीक है। साइफर टेक्स्ट कैसे निकालते हैं, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके मोड n, ठीक है। ये जो 5 स्टेप है, इन स्टेप को फॉलो करके आप कोई भी आरएसए का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है साइफर वैल्यू 6, ठीक है। साइफर वैल्यू क्या दे रखी है 6, और डी हमारा क्या निकला था 7, मोड एन हमारा कितना था, और एन हमारा कितना था 65। सो मोड 65। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी, यहाँ पे 6 के पावर 7 की वैल्यू कितनी है 27996 मोड 65। सो मैंने यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 46, ओके। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। डी की वैल्यू क्या है 7, और जो साइफर वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, साइफर टेक्स्ट की वैल्यू कितनी है 46। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर सी। सो आप ये सारे के सारे 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडन सरफेस रिमूवल प्रॉब्लम विद मिनिमम 3D पाइपलाइन कैन बी सॉल्व विद। तो इसमें क्या है, मतलब कि कौन सा पार्ट जो व्यूअर्स है उसके लिए विजिबल रहना चाहिए और कौन सा पार्ट हिडन रहना चाहिए, ठीक है। सो इसमें ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी, जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है सी, ब्रूट फोर्स रेस्टराइजेशन एल्गोरिथम, ठीक है। सो फ्लड फिल एल्गोरिथम किसके लिए यूज होती है, फ्लड फिल एल्गोरिथम इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। किसमें, इमेज प्रोसेसिंग में, 2D में होती है, ठीक है। शेप में कलर फिल करने के लिए होती है ये।
विंडो क्लिपिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, विंडो क्लिपिंग एल्गोरिथम में जैसे इस तरीके से ये विंडो है और इसमें मतलब कि ये होता है व्यूइंग विंडो के इनसाइड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना सिर्फ वही डिस्प्ले रहते हैं और बाकी जो बाहर की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं पेंटर्स एल्गोरिथम में, जो सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट होता है सबसे पहले उसको पेंट करते हैं, देन उसके बाद उसके जो पास वाला ऑब्जेक्ट होता है फिर उसको पेंट करते हैं। सो इस तरीके से पेंटर्स एल्गोरिथम में लेयर बनती चली जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी, ब्रूट फोर्स रेस्टराइजेशन एल्गोरिथम। पॉइंटर्स कैन नॉट बी यूज, पॉइंटर्स कहाँ पे यूज नहीं होते, फाइंड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी, इसके लिए तो होते हैं, रेफरेंस वैल्यू डायरेक्टली, सिमुलेट कॉल बाय रेफरेंस के लिए भी होते हैं, लेकिन किस में यूज नहीं होते, मैनिपुलेट डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी। For multi-processor system, interconnection network crossbar switch is an example of, crossbar switch का क्या एग्जाम्पल है, नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क, ब्लॉकिंग नेटवर्क, द वेरीज फ्रॉम कनेक्शन टू कनेक्शन, रिकरेंट नेटवर्क। सो इसका जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which mechanism in an example allows organization to specify globally unique name? Specify क्या करना है, globally unique name as element tags in documents, root, header, schema, namespace। So इसका जो correct option वो क्या है, D, namespace यूज होते हैं किसके लिए, globally unique names के लिए, ठीक है। फिर है इन इफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड प्रोसेस टू एग्जिट when the parent process has been terminated, the phenomena is called as threading, cascading termination, zombie termination, process killing। so ये क्या कह रहा है कि अगर जो पेरेंट प्रोसेस है ना वो क्या एग्जिट कर गया, ठीक है, अगर पेरेंट प्रोसेस एग्जिट कर गया लेकिन ये क्या करते हैं, चाइल्ड प्रोसेस को एग्जिट नहीं करने देते, चाइल्ड प्रोसेस को एग्जिट करना अलाउड नहीं है। सो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सो इसको बोलते हैं कास्केडिंग टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। What is called journalizing in Linux operating system? Process scheduling, file saving as transaction, a type of thread and editor। So इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, फाइल सेविंग एज ट्रांजेक्शंस के लिए यूज होता है ये, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। रैड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल स्टैंड्स फॉर, रैड की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, ठीक है। If every requirement can be checked by a cost effective process then SRS is called। इसमें क्या कह रहा है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट चेक होती है, सो वो कहाँ पर होती है, कौन से प्रोसेस में होती है, वेरीफाइबल, ट्रेसेबल, मॉडिफाइबल, कंप्लीट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, वेरीफाइबल। वेरीफाई तो करते हैं ना हम सारी की सारी केस रिक्वायरमेंट को, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। Fault based testing technique is unit testing, beta testing, stress testing, mutation testing। So fault based testing ये तो मतलब कि बहुत बार ही पूछा गया है, एक बार भी नहीं बहुत बार आया हुआ है। कभी इसमें ऐसे पूछ लेते हैं, म्यूटेशन टेस्टिंग के को लेकर पूछ लेते हैं, मतलब काफी बार मोल्ड करके इस क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, म्यूटेशन टेस्टिंग, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Alpha and beta testing are forms, white box testing, black box testing, acceptance testing, system testing। So alpha and beta किसका है, C, acceptance testing में, ठीक है, किसमें आते हैं, acceptance testing में। और alpha and beta कैसे यूज होते हैं, alpha and beta कैसे यूज होते हैं, अल्फा जो टेस्टिंग होती वो कहाँ पे होती है, वो होती है कंपनी में, और जो बीटा टेस्टिंग है वो कहाँ पे होती है, जो कस्टमर होता है उसके लोकेशन पे होती है, कहाँ पे, कस्टमर की लोकेशन पे होती है, क्लियर। और सबसे पहले कौन सी होती है, अल्फा टेस्टिंग, फिर उसके बाद कौन सी होती है, बीटा टेस्टिंग, क्लियर। 12 क्वेश्चन है, द प्रोसेस टू गैदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट इज नोन एज, क्लाइंट से सॉफ्टवेयर, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, यूजर इंजीनियरिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर अ पार्ट ऑफ, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी किसका पार्ट है, पीपल मैट्रिक्स का, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का, प्रोसेस मैट्रिक्स का, या प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आते हैं, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, क्वालिटी होगी, ये सारे किस में आते हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आते हैं, ठीक है। Which metrics are derived by normalizing quality and or productivity measured by considering the size of the software that has been produced। So क्या ध्यान में रखना है, size of software। So size of software किस में आते हैं, function oriented matrices,
फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस, लाइन ऑफ कोड मैट्रिसेस, साइज ओरिएंटेड मैट्रिसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी, साइज ओरिएंटेड मैट्रिसेस। ठीक है, क्वालिटी एंड जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको किस में मेजर करते हैं हम, साइज ओरिएंटेड मैट्रिसेस में। द मॉडल इन विच द रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स कैटेगरी। यहाँ पे देख लो कि मतलब कि जो मॉडल है वो उसके कैटेगरी से हम उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंटरेक्टिव एनहांसमेंट मॉडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल इस तरीके से होता है और इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होती है कि इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हम एक बार जो हमने डिजाइन कर दिया है उसको हम दोबारा से रीडिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ प्रोडक्ट। सो इनडायरेक्ट किस तरीके से मेजर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, क्वालिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ द दिस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्वालिटी से भी करेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, उसमें रिलायबिलिटी क्या है, वो सब कुछ देखते हैं ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। Modules X and Y operate on the same input and output, then the cohesion is। तो cohesion क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो cohesion always क्या होता है, हाई होता है। और कपलिंग क्या होती है, कपलिंग ऑलवेज क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, ऑलवेज लो होती है। ठीक है, तो ये किसके हैं, कोहेशन के। सो इसमें क्या पूछा है कि एक्स एंड वाई दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम इनपुट आउटपुट पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल कोहेशन, सीक्वेंशियल कोहेशन, प्रोसीजर कोहेशन, कम्युनिकेशन कोहेशन। सो आप इसमें दो में कंफ्यूज हो गए, किसमें, या तो आप सीक्वेंशियल में और कम्युनिकेशनल में हो सकते हो। ठीक है, लॉजिकल प्रोसीजर तो बिल्कुल अलग से क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी, कम्युनिकेशन कोहेशन में क्या होता है, जैसे कि एक यहाँ पे इस तरीके से हम कुछ भी डाल लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, इनपुट डाल दिया है, ये क्या है, आउटपुट। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, सेकंड का आउटपुट क्या होगा, इसका इनपुट। ठीक है, तो इस तरीके से काम चल जाता है, मतलब कि जो नेक्स्ट का जो इनपुट होता है ना, वो फर्स्ट का क्या होता है, आउटपुट होता है। सीक्वेंस में काम चलता है इसमें। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी। A classless address is given as this and the number of address in the network। So हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एड्रेस निकालने हैं। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमें ये क्या दिया हुआ है, 27। तो 27 क्या दी हुई है हमारी, हमें नेटवर्क बिट्स दी हुई है, कितनी, 27 दी हुई है। ठीक है, और IPv4 में कितनी बिट्स होती हैं, 32। तो हम यहाँ से कितने क्या निकाल लेंगे, होस्ट बिट्स निकाल लेंगे। कैसे, 32 में से नेटवर्क बिट्स गई 27, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। होस्ट बिट कितनी होगी, 5। ठीक है, होस्ट बिट्स निकालनी है मैंने, एड्रेस नहीं निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने हैं। कैसे निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर कितनी बिट्स है, 32 माइनस में n कितना है, 27। नेटवर्क बिट्स कितनी है, 27। तो 2 की पावर 32 माइनस में n कितना है, 27। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 32 माइनस में 27, 2 की पावर 5। सो यहाँ पे कितना आ गया, इसका आंसर 32 एड्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी, 32 एड्रेस। ठीक है, और आप अगर ऐसे ना निकाल के, मतलब कि इस तरीके का फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहे ना, तो आप सिंपल से ऐसे करो, हमने होस्ट बिट्स निकाल दिया, कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, सो 5, अगर हमें IP एड्रेस निकालना है, तो इसको हम IP एड्रेस भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको 2 की पावर में लेना है, कोई भी होस्ट ID उसको 2 की पावर में लेना है। सो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस आ जाएंगे। अगर हमसे यहाँ पे होस्ट एड्रेस पूछा हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, 2 की पावर 5 माइनस में 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 माइनस में 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 32। करेक्ट। अगर यहाँ पे होस्ट एड्रेस पूछा तो आप कैसे निकाल लोगे, तो कैसे निकाल लोगे, इस तरीके से। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस पूछे हैं तो हम कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कितना हो गया, 32। और अगर होस्ट पूछा होता तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता, 30 एड्रेस। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। Which mode is a block cipher implementation as a self-synchronizing stream cipher? So is cipher block chaining mode, cipher feedback mode, electronic code book mode, output feedback mode। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, cipher feedback mode। So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is a connectionless transport layer protocol that belong to the internet protocol family? So connectionless पूछा है,
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल, डाटाग्राम कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या, कनेक्शन लेस क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है, कनेक्शन लेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल में कौन कौन से आते हैं, दो आते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं टीसीपी, एक होता है यूडीपी। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ओके, और कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। Which layer divides each message into packets at the source and resembles them at the destination level? So क्या करते हैं, सबसे पहले पैकेट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, एंड टू एंड, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी किसमें होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। कितनी लेयर होती है ओएसआई मॉडल में, 7 लेयर। और टीसीपी में जो टीसीपी आर्किटेक्चर होता है उसमें कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है। 7 लेयर इसकी कौन कौन सी होती है, सबसे कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, फिर कौन सी होती है, डाटा लिंक लेयर, फिर कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद होती है सेशन लेयर, सेशन के बाद प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन के बाद कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये कौन कितनी है, 7 लेयर। सो इनके कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन सी लेयर होती है इसमें, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। Which of the following algorithm design approach is used in quick short algorithm? So quick short algorithm approach कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग को, बैक ट्रैकिंग को, डिवाइड एंड कंकर को, ग्रीडी अप्रोच को। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी, डिवाइड एंड कंकर को। हम पूरी की पूरी इसमें क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ना, एक पाइवट एलिमेंट बना के, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डिवाइड एंड कंकर, सी। ट्रिगर क्या है, ट्रिगर इज आल्सो, ये जो पीवाईक्यू है वो आपका टीचिंग एग्जाम में भी है, ठीक है, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, ओके। और ये गेट का भी पीवाईक्यू है, ठीक है। सो क्या है ट्रिगर, ट्रिगर ये किस में यूज होती है, ये स्टेटमेंट एसक्यूएल में यूज होता है, ठीक है। स्टेटमेंट दैट enables to start any DBMS, statement that is executed by the user when debugging an application program, नहीं, the condition that the system tests for validity of the database user, statement that is executed automatically by the system as a साइड इफेक्ट ऑफ ए मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी, ये क्या है, ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी। Consider the following related to fourth generation technique. It control efforts, it control resources, it control cost of development. So जो fourth generation techniques है वो इन तीनों को ही फॉलो करती है, ठीक है। एफर्ट्स को भी कंट्रोल करती है, रिसोर्सेज को भी, एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को भी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। A good software requirement specification does not have the characteristics. So क्या है, completeness, consistency, clarity, reliability. So इसका जो correct option है वो क्या है, D, reliability नहीं होती। और क्या होती है, completeness होती है, consistency होती है, clarity होती है, verifiable होती है, और क्या होती है, traceable होती है, ठीक है, लेकिन reliability नहीं होती है इसमें, ठीक है। So correct option क्या है, D. Which statement is false? All function call in C pass argument using call by value, ठीक है। Call by reference enable a call function to modify a variable in calling function. So calling functions को modify करने के लिए क्या करते हैं, call by reference को enable करते हैं। Call by value is always more efficient than call by reference. So इसका जो correct option वो क्या है, C, call by reference always more efficient than call by value, ठीक है। सो डी क्या है, प्रोग्रामर यूजर पॉइंट्स एंड इनडायरेक्शन ऑपरेशन टू सिमुलेट कॉल बाय रेफरेंस, नहीं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी। LALR स्टेटमेंट इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल LR पार्सर। सो इसमें स्टेटमेंट बतानी है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कौन सी दोनों ठीक है या फर्स्ट ठीक है। सो मैं इसको करने से पहले ही आपको एक चीज बता देती हूँ। सो सबसे पहले क्या होता है, कैनोनिकल LR पार्सर होता है, फिर होता है LALR पार्सर, फिर आता है SLR पार्सर, ठीक है। अब इस चार्ट से हम इजिली से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। LALR पार्सर इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल LR पार्सर। तो ये इससे ज्यादा पावरफुल है, नहीं। SLR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LALR पार्सर। सो ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि क्या है, LALR पार्सर। तो सबसे पहले कौन सा बड़ा था, CLR, देन फिर होता है LALR,
फिर ये कौन सा होता है SLR, ठीक है। इस ये वाला सीक्वेंस हमेशा याद रखना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। तो इसमें क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बिल्कुल गलत। जो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो डिवाइड्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको डीबीएमएस की सीरीज में समझाया था, एड्रेस हो गया, एड्रेस आपका फर्दर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। उसका मतलब कि उसकी सिटी में हो सकता है, उसका हाउस नंबर में हो सकता है, इस तरीके से फर्दर से डिवाइड हो। जो भी आगे से डिवाइड हो, फर्दर डिवाइड हो, उसको क्या बोल, जो भी फर्दर से डिवाइड हो एट्रीब्यूट, उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। Complex attribute is formed by nesting composite attribute and multi-value attribute in arbitrary way. तो मैंने ये भी कल ही बताया था, जो complex attribute होता है वो किस किस से बना होता है, composite attribute और multi-value attribute। तो ये ठीक है। Derive attribute is an attribute whose values are computed from other attribute. तो ये कैसे है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में से हमने किसको ड्राइव कर लिया, एज को, ठीक है। सो ये भी क्या है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, फर्स्ट तो गलत है और दोनों क्या है इसके, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। तो ये किस में है, स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड इज ट्रू। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी स्टेटमेंट बेस है। तो इसमें क्या है, कंजर्वेटिव 2PL इज डेडलॉक फ्री प्रोटोकॉल। सो बिल्कुल ठीक है, जो कंजर्वेटिव 2PL होता है वो ऑलवेज डेडलॉक फ्री होता है। थॉमस राइट रूल इन्फोर्स कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। सो इसमें कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं होती, इसमें कौन सी होती है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होती है, ठीक है। सो थर्ड क्या है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प। तो ये भी ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो कौन सा है, बी। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड क्या है, ट्रू, एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। Which data structure in a compiler is used for managing information about variable and their attribute? So कंपाइलर में मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है, उसके वेरिएबल को, उसके एट्रीब्यूट को। तो किसमें ज्यादा स्टोर होती हैं वो, एब्स्ट्रैक्ट, सिंटेक्स ट्री, सिंबल टेबल, सिमेंटिक टेबल, पास टेबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सिंबल टेबल में। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसमें मैनेज होती है, वेरिएबल की एट्रीब्यूट को, सिंबल टेबल में। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। In a compiler, keywords of a language are recognized during parsing of the program, the code generation, the lexical analysis of the program, data flow analysis. लैंग्वेज किसमें रिकॉग्नाइज करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, द लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सी। जो सबसे फर्स्ट फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस का, उसमें करते हैं, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन आजकल यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग होगा, स्टेटमेंट बेस हो गया, असर्शन रीजनिंग हो गया, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। सो इसमें देखते हैं क्या है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, लोकेशन काउंटर, रेफरेंस काउंट, एड्रेस रिलोकेशन। एक्टिवेशन रिकॉर्ड से, एक्टिवेशन रिकॉर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सब रूटीन कॉल, थर्ड। सो यहाँ पे हम देखेंगे ए का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए का यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर बी का लोकेशन काउंटर का क्या है, असेंबलर, ठीक है। रेफरेंस काउंट किसमें करते हैं, गार्बेज कलेक्शन में। एड्रेस रिलोकेशन किसमें होता है, लिंकेज लोडर में, ठीक है। रेफरेंस काउंट किसके हेल्प से होता है, गार्बेज लोकेशन से। सो यहाँ पे अब मैच कर लेते हैं, डी का क्या है, फर्स्ट है। तो डी का किस में है, फर्स्ट, इसमें है। और सी का क्या है, टू है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, डी। सो इसमें जो मैच ऑफ द फॉलोइंग होते हैं, सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया करो और जो आपको आता है सबसे पहले उसको मैच किया करो, ठीक है। फिर है सेकंड, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें क्या है, स्टैक ओवरफ्लो, टाइमर, इनवैलिड कोड, सुपीरियर कोड। तो इसमें स्टैक ओवरफ्लो का क्या है, स्टैक ओवरफ्लो किस लिए यूज होता है, यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो होता है इंटरनल इंटरप्ट के लिए। क्या है, स्टैक ओवरफ्लो में क्या है, इंटरनल इंटरप्ट। और टाइमर में क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट। इनवैलिड ऑपकोड में क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। जो इनवैलिड ऑपकोड है वो किसमें है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सुपीरियर कॉल में क्या है, मशीन चेक इंटरप्ट, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। ए का क्या है यहाँ पर, सेकंड। ए का क्या है, सेकंड। सो इसमें बी और डी है, तो ए भी नहीं है और सी भी नहीं है। अब देख लेते हैं डी का क्या है, फोर्थ है।
तो डी का फोर्थ किस में है, बी में है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी यही मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लोकलाइजेशन, पैकेजिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ आइटम, मैकेनिज्म दैट एनेबल डिजाइनर टू फोकस ऑन एसेंशियल डिटेल्स ऑफ ए प्रोग्राम कंपोनेंट, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब आप लोग सबसे पहले क्या मिस्टेक करोगे ना, इंफॉर्मेशन हाइडिंग देखोगे और एब्स्ट्रैक्शन लगा दोगे। मोस्टली बच्चे यही करते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग देखी, एब्स्ट्रैक्शन लगा दी। लेकिन यहाँ पे आंसर भी तो देखो कि क्या क्या आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, पैकेजिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो मुझे पता है बी का क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है इनकैप्सुलेशन। अगर कोई भी मतलब कि इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, डाटा को और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक ही जगह पे इनकैप्सुलेट करते हैं ना। सो इसका बी का क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है। सो ये भी गलत हो गया और ये तीनों ही में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में क्या है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग में यह है एक्सप्रेसिंग द ऑपरेशनल डिटेल ऑफ ए प्रोग्राम कंपोनेंट। तो डी का क्या है, फोर्थ। ये तो सब में ही है डी का फोर्थ, लेकिन किस में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो अब इन दोनों में से एक होगा। अब क्या है, मैकेनिज्म दैट एनेबल डिजाइनर टू फोकस ऑन एसेंशियल डिटेल ऑफ ए प्रोग्राम। क्या है, एसेंशियल डिटेल शो कर रहा है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। सो सी का क्या है यहाँ पर, सी का क्या है, सेकंड है। तो सी का सेकंड सिर्फ थर्ड में ही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, ठीक है। लोकलाइजेशन का ये हो जाएगा वही, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इंडिकेट द मैनर इन विच इंफॉर्मेशन इज कंसंट्रेटेड इन अ प्रोग्राम। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। फिर नेक्स्ट क्या है, ये आपका टीओसी से है। सो इसका मैं पहले डायग्राम बता देती हूँ किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लिख देती हूँ। फिर क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। फिर क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है। फिर उसके बाद कौन सी होती है, फिर उसके बाद होती है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है। रेगुलर ग्रामर में क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा। रेगुलर लैंग्वेज किससे जनरेट होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा से। और सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किससे होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। सीएफजी से क्या होता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, ट्यूनिंग मशीन। ओके, तो रेगुलर ग्रामर ये कौन सी होती है, ये होता है लेवल 3, सीएफजी लेवल 2, सीएसजी लेवल 1 और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है 0 पर। ओके, सो इस डायग्राम से आप इसको इजिली से सोल्व कर सकते हो। और इस पे अलग अलग से क्वेश्चन है, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा से कौन सी ग्रामर जो लैंग्वेज है वो जनरेट होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा से कौन सी लैंग्वेज जनरेट होती है। सो इस जो ये जो चार्ट है इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम मैं अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो टाइप 0 मैंने अभी बताया आपको कौन सा है, ट्यूनिंग मशीन। सो अब इसमें देखते हैं कि ए का क्या है, सेकंड है। तो ए का सेकंड किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है और किस में दिया हुआ है, ई में दिया हुआ है। फिर देखते हैं, ये भी सेम है। लास्ट का देखते हैं टाइप 3, टाइप 3 का क्या है, रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। सो टाइप 3 में क्या है, रेगुलर ग्रामर कौन सा है, फाइनाइट ऑटोमेटा। डी का क्या है, फर्स्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या हो गया, सी। तो आप ही इसी तरीके से किया करो, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया करो, जिससे क्या सारे के सारे आपको मैच नहीं करने पड़ेंगे और टाइम भी बचेगा आपका। ओके, फिर क्या है, इन रेफरेंस टू बिग डाटा कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस, मैम कैश्ड, काउच डीबी, इनफाइनाइट ग्राफ। सो बिग डाटा में कौन से डाटाबेस यूज होते हैं, काउच डीबी होता है और इनफाइनाइट ग्राफ यूज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी एंड सी ओनली। ओके, इन एथरनेट व्हेन मैनचेस्टर कोडिंग इज यूज द बिट रेट इज। सो मैनचेस्टर कोडिंग में कौन सी बिट रेट यूज होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, हाफ द बोर्ड रेट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये डायरेक्ट आने वाली चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एड्रेस ऑफ क्लास बी दी हुई है, होस्ट इज टू बी स्प्लिट इनटू सबनेट्स विद 6 बिट सबनेट नंबर। सबनेट आईडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 बिट दे रखी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स निकालना है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। तो कैसे निकाल लेंगे, क्लास बी में किस तरीके का होता है, 16 क्या होती है, नेटवर्क आईडी होती है और 16 क्या होती है, होस्ट आईडी होती है। क्लियर। फिर देखो कैसे होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, 6 बिट की क्या दी हुई है, सबनेट आईडी दी हुई है। 6 बिट की क्या दी है, सबनेट आईडी दी हुई है और यहाँ पे नेटवर्क आईडी कितनी है, 16 की है। सो यहाँ पे से हम
होस्ट आईडी में से 16 में से कितनी 6 बिट किस में चलेगी, सबनेट आईडी में, तो यहाँ पे कितनी बिट बच गई, 10 बिट बच गई, किसके लिए, होस्ट आईडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से होस्ट आईडी निकल जाएगी, तो 2 की पावर 10, तो कितना हो गया 10 to 4। लेकिन होस्ट आईडी निकालते वक्त फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर 10 माइनस में 2, जो भी वैल्यूज होती हैं उसको हम किससे माइनस करते हैं, 2 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 to 2, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, सबनेट निकालने, वो तो बहुत इजी है। कैसे निकाल लेंगे कि हमें सबनेट आईडी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, ठीक है। तो 2 की पावर 6 में कितना हो गया 64 एड्रेस, ओके। सबनेट यहाँ से निकल गए, और क्या है, मैक्सिमम होस्ट कहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 64 सबनेट्स एंड 10 to 2 होस्ट आईडी, होस्ट सब नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें यहाँ पे क्या बताना है, फॉल्स बताना है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ रिसोर्स देन सर्किट स्विचिंग, बिल्कुल ठीक है। पैकेट स्विचिंग सर्किट्स इज लेस वेरिएशन इन डिले देन सर्किट स्विचिंग, तो ये क्या है, गलत है। पैकेट स्विचिंग रिक्वायर मोर पर पैकेट प्रोसेसिंग देन सर्किट स्विचिंग, बिल्कुल ठीक है। पैकेट स्विचिंग कैन लीड टू रीऑर्डरिंग अनलाइक इन सर्किट स्विचिंग, ठीक है। सो पैकेट स्विचिंग में हम यही करते हैं ना, जिस ऑर्डर में हमने पैकेट्स को भेजा है, जैसे 1 2 3, रिसीवर के पास जाके भी ये क्या होते हैं, रीऑर्डर होते हैं। जिस ऑर्डर में हमने भेजा है उसी ऑर्डर में रिसीवर क्या करता है, इनको रिसीव करता है, ठीक है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। Which of the following is not an example of pseudo instruction? Pseudo instruction से पूछा हुआ है। So first क्या, ORG, D, C, E and D, hold. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, hold. तो होल्ड क्या होता है, होल्ड होता है एक मशीन इंस्ट्रक्शन होती है जो भी किसी भी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए होती है, किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, होल्ड का यूज करते हैं। और ORG क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। डी से क्या है, DC से क्या है, डिक्लेयर है। और ओरिजिन में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग एड्रेस सेट करते हैं प्रोग्राम का, स्टार्टिंग एड्रेस, सेट द स्टार्टिंग एड्रेस फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। डिक्लेयर में क्या करते हैं, डिफाइन कॉन्स्टेंट्स और अलोकेट स्टोरेज, और क्या करते हैं, स्टोरेज को अलोकेट कराते हैं, ठीक है। एंड में क्या करते हैं, मार्क्स द एंड ऑफ द सोर्स कोड, ओके। अगर आपको नॉर्मल, अगर आपने TOC पढ़ा तो उसमें होल्ड होते हैं ना, डिसाइडेबल प्रोग्राम और अनडिसाइडेबल प्रोग्राम, तो उसी से आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई हैं। आउटपुट एट एनी टाइम इन फंक्शन ऑफ इनपुट एट द टाइम, बिल्कुल ठीक है। कंटेन्स मेमोरी एलिमेंट, नहीं। डू नॉट हैव फीडबैक पाथ, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता। क्लॉक इज यूज टू ट्रिगर द सर्किट्स टू ऑब्टेन आउटपुट्स, नहीं। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे आउटपुट दी वैसी इनपुट आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी हमें मेमोरी रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी फीडबैक पास नहीं होता। लेकिन सिक्वेंशियल में क्या होता है कि इसमें क्या रखता है, जो क्या होता है, नेक्स्ट का जो इनपुट होता है वो किसका होता है, फर्स्ट का आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या रखनी पड़ती है, मेमोरी रखनी पड़ती है ना। सो और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के एग्जांपल में क्या क्या आता है, क्या क्या आते हैं, एनकोडर्स आते हैं, एनकोडर हो गया, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, ये सब आते हैं, ठीक है। एडर हो गया, ठीक है। और सिक्वेंशियल में कौन सा आता है, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, रजिस्टर हो गए, काउंटर हो गए, ये किस में आते हैं, सिक्वेंशियल में आते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्वेंशियल में बताइए कौन कौन से, 4 ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर, एनकोडर, फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, इस तरीके से, ठीक है। सो हर चीज को ध्यान में रखें। सो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What agent deal with the happy and unhappy state? So happy and unhappy state किस में आते हैं, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में आती है अनहैप्पी और हैप्पी स्टेट। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग इज द टेस्टिंग परफॉर्म बाय, सो बीटा टेस्टिंग कहाँ पे परफॉर्म होती है,
potential customer at the developer location, so potential customer at their own location, जो डेवलपर लोकेशन पे होती है ना वो कौन सी होती है, अल्फा टेस्टिंग होती है जो उसकी कंपनी में होती है, ठीक है। लेकिन जो बाहर होती है कस्टमर की लोकेशन पे होती है वो कौन सी होती है, बीटा टेस्टिंग। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। The V components in MVC are responsible for user interface, security of the system, business logic and domain objects, translating between user interface action events and operation on the domain objects. So इसका जो correct option है जो V है वो किससे relate करता है, user interface। MVC की full form क्या है, model view controller, क्या है, model view controller। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए, यूजर इंटरफेस। If every requirement stated in the software requirement specification has only one interpretation, the SRS is said to be। So जो software requirement होती है वो क्या होनी चाहिए, अगर हम सिर्फ एक ही उसमें requirement देखें तो वो क्या होनी चाहिए, अनएम्बिगियस नहीं होनी चाहिए, उसमें एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट में ऐसे बार बार नहीं आनी चाहिए, है ना। तो क्या होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। In software engineering, what kind of notation do formal method predominantly use? So कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, टेक्सचुअल, डायग्रामेटिक, मैथमेटिकली, कंप्यूटर कोड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मैथमेटिकली यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखा होगा, इसके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप उठा के देखोगे यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। What kind of clauses are available in conjunctive normal form? So conjunctive normal form जो CNF होती है वो किससे बनती है, disjunctive form, disjunction of variable, conjunction of literals, conjunction of variable। So इसका जो correct option है वो क्या है, conjunction of literals। तो conjunction normal form और disjunction normal form को किससे डोनेट करते हैं, अगर हम conjunctive को लेते हैं, conjunction को लेते हैं तो ये वाला सिंबल होता है, और disjunction normal form का क्या कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। Which of the following UML diagram has a static view? Static view बताना है। UML की full form क्या होती है, Unified Modeling Language। कौन सी क्या होती है, Unified Modeling Language। ओके, कोलैबोरेशन डायग्राम, यूज केस डायग्राम, स्टेट कैर डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, यूज केस डायग्राम, ठीक है। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टैटिक व्यू में क्या आता है, यूज केस डायग्राम। Protocol in which the sender sends one frame and then wait for acknowledgement before proceeding for next frame are called as। क्या कह रहा है, एक तरफ क्या है सेंडर, एक तरफ क्या है रिसीवर। सेंडर ने क्या करा, पूरा फ्रेम को इसको भेज दिया रिसीवर को। अब ये क्या करेगा, अब ये रुकेगा जब तक रिसीवर इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता ना कि हाँ भाई जो तूने फ्रेम भेजा था वो मेरे पास आ गया है, तब तक ये नेक्स्ट फ्रेम को भेजेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो लॉस्ट हो गया तो ये सेकंड को भेजता रहेगा, उसके पास तो सेकंड जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये क्या, ये सारा जो काम होता है वो कैसे होता है, सीक्वेंस में होगा, है ना। तो इसको फिर से नहीं तो सेकंड को भेजना पड़ेगा, थर्ड को भेजना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये क्या करेगा, ये कौन सी एल्गोरिथम को यहाँ पे यूज करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, सिंप्लेक्स एंड वेट प्रोटोकॉल, सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो कौन सी है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे हम यूज करेंगे कि भाई थोड़ा वेट कर। हाँ, हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, तू हमें भेज दे एक्नॉलेजमेंट कि तेरे को पार्सल मिला या नहीं मिला, फिर से हम क्या करेंगे, आगे जो है आगे जो हमें फ्रेम भेजना है वो सेंड करेंगे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस स्कीमा। सो डेटाबेस स्कीमा के लिए क्या कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, DML, DADL, HTML, XML। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पे, DML, सॉरी DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। सो स्कीमा को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, DDL का। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। तो इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।